नमस्कार, स्वागत है। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हर बार की तरह नितीशा बंसल। खास मुलाकात में एक और खास शख्सियत को आपसे रूबरू करवाने लाई हूँ। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और साथ ही साथ बहुत गंभीर बातों को अपने हास्य के अंदाज में कह जाते हैं। अगर इनके शोज की बात करूं, कामयाबी की बात करूं, तो इन्होंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, लाफ्टर सर्कस जैसे शोज में काम किया है और एक खास शो पॉलिटिकल सटायर था, हर साख पर उल्लू बैठा है। स्वागत करूंगी बंसल न्यूज पर वन लाइनर्स के बेताज बादशाह और ठेठ कनपुरिया राजीव निगम जी का। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो आपको? मेरे लिए तो हमेशा से इंटरेस्टिंग रहा है ये मेरा टॉपिक रहा है, पसंदीदा टॉपिक रहा है। और आज से नहीं, मैं मतलब जब से मैंने अपने करियर की शुरुआत की तब से पॉलिटिकल सटायर, व्यंग, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करना ये मेरा पसंदीदा विषय रहा है। और एक शो आया करता था मूवर्स एंड शेकर्स, बहुत पहले शेखर सुमन जी उसको होस्ट करते थे। तो वो शो हम लोगों ने काफ़ी सालों तक किया। वो डे टू डे की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड था शो। सो ये हमेशा से रहा है, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, कई बार होता यह है और खासकर इस वक्त के दौर में लोग अवॉइड करते हैं, पॉलिटिकल बातों से दूर रहना चाहते हैं, मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं। और अगर बोलते भी हैं तो एक सेट क्राइटेरिया होता है, बहुत संभल कर बोलते हैं। लेकिन हमने देखा आप किसी सरकार को नहीं छोड़ते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। तो यही तो बीइंग ए सिटीजन, यही तो हमारा काम है। तो हम एक सच्चे नागरिक की, बेखौफ नागरिक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके अंदर कोई खौफ है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसे देश में ऐसा खौफ, ऐसा डर, ऐसा मंजर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं बोल रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति सामने नज़र आती है, जैसा कि आपने भी कहा कि लोग नहीं बोल रहे हैं, लोग चुप हैं, लोग नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये माहौल बना क्यों? किसने बनाया? पहले तो नहीं था ऐसा माहौल, क्योंकि मैं तो लास्ट 30 सालों से यही काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने देखा कि लोग किन्हीं कारणों से नहीं बोल रहे हैं तो मुझे अपनी आवाज़ और बुलंद करनी पड़ी। वही कर रहा हूँ मैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि पहले भी जो हमारी कई सेलिब्रिटीज हैं, कई स्टार्स हैं, मुद्दों से लोग दूर रहना चाहते थे, आज कुछ वोकल भी ज्यादा हो गए हैं और बहुत क्लियर लोग अपनी बात कहते हैं? नहीं, ये आपने उल्टा बोला है। अच्छा। हाँ, ये आपने उल्टा बोला कि आज क्लियर और मुद्दों पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, ये पहले होता था, अच्छा। है ना। अगर आप बच्चन साहब को देखेंगे 2014 के पहले बोलते थे, अरे भैया भाई पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, लगता है गाड़ी में आग लगानी। तो बच्चन साहब, है ना, अनुपम खेर जी, अक्षय कुमार, इनके 2014 के पहले देखिए कि पेट्रोल जब बढ़ता था तो पहले बोलते थे, ट्वीट करते थे। इन 10 सालों में आप दिखाइए देश में पता नहीं क्या क्या हो गया। महंगाई बढ़ गई, महिलाओं के साथ क्या हो गया, मणिपुर में क्या हो गया, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, है ना। इन लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला। पहले बोलते थे, पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, माहौल था, बोलने की आज़ादी थी। आज ये लोग नहीं बोल रहे हैं, खामोश हैं, ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत सारे मामलों में एक कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं, इस वजह से नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आजकल कई मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त, खासतौर पर पिछले 2 महीने से, और इसमें एक बहुत अहम रोल हमारा बॉलीवुड प्ले कर रहा है। एक मूवी आई छावा, वहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे आप यूट्यूब पे अक्सर कोई वीडियो देखते हैं ना, तो उसमें आता है ना एक ऑप्शन, स्किप ऐड, है ना, कि आप ऐड को स्किप कर दीजिए, सीधा आप मुद्दे पे आ जाइए। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं। अभी 70-75 साल की बात करते हैं, 75 सालों से, 70 सालों से ये नहीं हुआ, नहीं, और फिर 70-75 साल नेहरू जी तक की बात करते हैं, उसके बाद में स्किप कर देते हैं 200 साल स्किप, और सीधा निकल जाते हैं मुगलों पे। ये 200 साल स्किप क्यों करते हैं? अंग्रेज लोग बहुत अच्छे थे क्या? अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या क्रूरता नहीं की? अंग्रेजों ने क्या भारतीयों के साथ शोषण नहीं किया? अंग्रेजों ने नहीं लूटा? अंग्रेजों ने हमारे नवयुवकों की, क्रांतिकारियों की जानें नहीं ली?
इनके बारे में कौन बोलेगा? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में क्या किया? कोई आपने मूवी देखी? जलियांवाला फाइल्स किसी ने बनाई? तो जनरल डायर में और मिस्टर कायर में क्या रिलेशन है? हिंदू मुस्लिम सबने जान गंवाई, सबने मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी। वो बात ही नहीं कर रहे हैं आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मुगलों की बात क्यों करें? अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करना है तो आज की बात करो, थोड़े दिन पहले क्यों? उससे पहले तो पीछे जाना है तो धीरे धीरे जाइए ना, बैक गियर में। आप सीधा स्किप करके सीधा मुगलों पे जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्यों ये स्किप किए जा रहे हैं? 200 साल जो हमारे अंग्रेजों की गुलामी के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, क्यों स्किप किया जा रहा है? क्यों? वो लोग बेहतर जानते हैं। ये तो पूरा देश जानना चाहता है क्यों स्किप कर रहे हैं, और शायद देश को मालूम भी पड़ रहा है, क्योंकि शायद उनके साथ उनका याराना रहा हो, उनके कुछ लगते हों, या उनसे उन्होंने कुछ सीखा हो। अंग्रेजों ने बहुत काम किए थे, फूट डालो राज करो अंग्रेजों का था। हो सकता है उन्होंने ये विधा उनसे सीखी, उनको गुरु मानते हो, तो गुरु मानने की वजह से उनके बारे में कुछ ना बोलते हो। धर्म और रिलीजन, पहले हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, आप मुस्लिम को किनारे कर दीजिए, हिंदू हिंदू की लड़ाई हो रही है। अगर कोई उनके साथ नहीं खड़ा है, कोई अपोजिशन में खड़ा, तो उसको आप हिंदू नहीं मानते। मेरे साथ होता है, जब मैं कोई एक मुद्दे की बात कर देता हूँ तो लोग मुझे बोलते तो हिंदू के नाम पे कलंक है। मैंने कभी किसी धर्म मजहब की बात नहीं की, लेकिन उनकी जैसी बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं हिंदू भी नहीं हूँ। मैं तो लड़ाई हिंदू हिंदू की हो रही है, मुस्लिम तो किनारे हैं। तो जब हिंदू हिंदू को लड़ाया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, एक वर्ग ऐसा है जो उनके फेवर की बात कर रहा है, एक वर्ग है जो अपोजिशन में है, जो दूसरे मुद्दों की बात कर रहा है। तो ये दोनों लोग अलग अलग हैं, तो ये फूट तो पड़ गई ना। हिंदू हिंदू में फूट पड़ी है, दो ग्रुपों में फूट पड़ी है, पड़ोसियों में फूट पड़ी है, दो भाइयों में फूट पड़ी है, पुराने पुराने मित्रों में, रिश्तेदारों में फूट पड़ी है। तो फूट तो पूरे देश में पड़ी हुई है। और फूट डाली किसने? फूट तो इन्हीं 10 सालों में पड़ी है ना। तो आप सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, केंद्र सरकार को? नहीं, पिछले 10 सालों को। केंद्र सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग थोड़ी, ये लोग तो बहुत डेवलपमेंट की, विकास की, तरक्की की, प्रेम की, भाईचारे की बात कर रहे हैं लोग, है ना। तो इन लोगों की नहीं। अच्छा निगम साहब, आपकी काफी नजदीकी हमने समाजवादी पार्टी के साथ भी देखी है, और इस बीच जब राणा सांगा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी ने काफी कुछ कहा, लेकिन एक बात ये देखने को मिली कि मैं इस पे नहीं जाऊंगी कि करणी सेना ने जो उपद्रव मचाया वो सही था, गलत था, क्या था, लेकिन रामजी सुमन साहब जो सांसद हैं, जिन्होंने कहा था कि ये तमाम फिर गद्दार के वंशज हैं, रामजी सुमन ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा अपने इस बयान के लिए। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या उन्हें माफी मांगकर विवाद को थाम देना चाहिए था, नहीं थामना चाहिए था? माफी नहीं मांगी, ठीक किया। क्या राणा सांगा के को और उसके बाद उनके वंशजों को गद्दार जैसे शब्द से जोड़ना ये एक नए विवाद को जन्म देने जैसा नहीं था? तो ये विवाद शुरू किसने किया? राणा सांगा साहब का विषय आया कहाँ से, कौन लाया? रामजी लाल सुमन लेकर के आया। ये विषय लाया कौन? इस पे चर्चा किसने की? जब आप कोई गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, आप औरंगजेब को लाया कौन मार्केट में? आज के डेट में कौन लाया? किसने डिस्कशन माहौल बनाना शुरू किया? राणा सांगा की बात किसने की? जब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात निकलेगी, कुछ ना कुछ बात निकलेगी। अब जिसका जो मत है उनका वो मत रहा होगा, उन्होंने अपना मत रखा। तो आप इतिहास को खंगालेंगे चीजें तो दो मत निकलेंगे, किसी का कुछ। अब राणा सांगा के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि उन्होंने उनको इनवाइट किया था, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है। तो मुगलों को इनवाइट किसने किया? तो ये बात तो होगी ना। जब आप इतना, आप कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों ने भी तो कहा ना कि ये औरंगजेब के वंशज, ये आपने कैसे कह दिया? तो रामजी लाल सुमन, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है, उन्होंने कहा जब वो इतिहास भूगोल आप जाने दीजिए, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं, आप मुझे बार बार पिन कर रहे हैं, तो इरिटेट होकर के आदमी कई बार कुछ बोल देता है। मैं कह रहा हूँ नादानी थोड़ी होती है, इरिटेशन भी होता है। आप मुझसे अभी, जैसे अभी आपने एक चीज बोली तो मैं भी इरिटेट की, आपकी समाजवादी पार्टी से बड़ी नजदीकी रही। मैं इस चीज को ये नहीं करता हूँ। नजदीकी मैं कहाँ, किससे नजदीकी, मैं कौन सा, आपने मुझे झंडा उठा करके चल, मैं विपक्ष का आदमी हूं। मैं
और एक कलमकार, एक व्यंग्यकार। और मैं पिछले जब से मैंने होश संभाला है, काम कर रहा हूँ, मैं विपक्ष का आदमी हमेशा से रहा हूँ। मैं तो विपक्ष में सपा भी है, टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, शिवसेना, ये सारी पार्टियां, तो मैं विपक्ष के साथ में हूं मैं। लेकिन फिर भी मैं मुद्दों पे बात करता हूं। तो ऐसे मुद्दों को पहली बात तो छिड़नी नहीं चाहिए। आज राणा सांगा की बात हो रही है, कल आप महाराणा प्रताप के बारे में कोई बात करने लगे, फिर राजा भोज की बात करने लगे आप, और निकाल लाइए राजा हरिश्चंद्र की बात करने लगी। तो जब आप बात निकालेंगे तो कोई ना कोई इधर उधर से रिसर्च कच्चा पक्का आप कुछ पूछोगे तो सब कुछ आप ही थोड़ी सही बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं सब कुछ सही है क्या? आपने कैसे कह दिया कि औरंगजेब के वंशज, आपने उनको अब्यूज किया ना, तो उन्होंने भी बोल दिया। माफी किस बात की? माफी किस बात की? कि आपने कुछ बोल दिया माफी मांगो, और किससे माफी मांगो? किससे? राणा सांगा साहब से माफी मांगनी है? वो तो है नहीं, माफी किससे मांगनी है? ये हम इनके वंशज, ये फलाने वंश, अगर वंशजों की बात हो रही है तो अभी हमारे योगी जी ने कहा था कि औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं, आपको याद है उन्होंने कहा था? तो आप सोचिए, औरंगजेब के वंशज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं, तो रिक्शा चलाने वालों से आप झगड़ा कर रहे हैं इतने बड़े आदमी होकर के। तो जो बातें जहां दफन हो गई हैं, जो पुरानी हो गई हैं, आप आगे बढ़िए, आगे की बात करिए, कुछ बेहतर सोचिए। उलझाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उलझा के लोगों को शूलों में वो फूलों की बात करता है, उलझा के लोगों को शूलों में वो फूलों की बात करता है, करता रहा ता उम्र जो जुल्म, वो उसूलों की बात करता है। ये मुझे लगता है खूबसूरती होती है कलाकार की, कि इशारों ही इशारों में बहुत संजीदगी के साथ संभले हुए शब्दों में आपने अपना मैसेज भी दे दिया जो आप कहना चाहते हैं। और आपने साफ कहा अभी कि मैं तो विपक्ष का आदमी हूँ, लेकिन हमने देखा है छोड़ते तो आप विपक्ष को भी नहीं हैं। जब बात कांग्रेस की भी आती है तो आप उस पर भी सटायर करते हैं। नहीं देखिए, जो भी व्यंग हास या जो भी सटायर होता है वो हमेशा से सत्ता के अगेंस्ट होता है, हमेशा से, कोई आज की नई बात नहीं है, है ना? तो सत्ता इतना मटेरियल प्रोवाइड करती है। सत्ता में कौन है? आज कोई कुछ बयान दे रहा है, कल कुछ बयान दे रहा है, प्रधानमंत्री इधर जा रहे हैं, कोई मंत्री ये कर रहा है, आज ये बिल आ रहा है, वो बिल आ रहा है, महंगाई है, शिक्षा की है, बेरोजगारी की बात है, किससे? सरकार से ही होती है ना, इसलिए सरकार पे ज्यादा होता है। विपक्ष पे कभी कोई चीज हमको ऐसी मिल गई, छोटी मोटी चीजें, तो विपक्ष पे होता है। जब यही विपक्ष, जो आज विपक्ष है, जब ये सत्ता में था तब ज्यादा मटेरियल इनके ऊपर होता था। 2014 के पहले अगर आप देखें तो हमने मोदी जी के बारे में कभी कोई बात ही नहीं की। आप बता दीजिए 2014 के पहले हमने कभी कोई हाथ से व्यंग मोदी जी के ऊपर किया हो? तो जब कोई फ्रंट में आता है, दिखता है, बोलता है, करता है, माल मटेरियल प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल देता है, जो उसी के ऊपर होता है। अच्छा, राहुल गांधी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी बहस ये भी चलती है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रही है, या कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है? राहुल गांधी पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अक्सर कई बार जब बात होती है, आसपास भी कहीं आपने भी देखा होगा, और मोदी नहीं तो और कौन, मोदी नहीं तो और कौन यार। तो 150 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ पर कोई मोदी जी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप सोचिए, कोई है ही नहीं ऑप्शन। लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, देश की समस्याओं को जानते हैं, देश को आगे ले जाना जानते हैं। ये तो इन्होंने अपना एजेंडा चला रखा है, ये नहीं तो और कौन। अटल जी थे, आज नहीं है, देश नहीं चल रहा है। नेहरू जी थे, नहीं है, देश नहीं चल रहा है। मोदी जी आज हैं, जब सत्ता में नहीं रहेंगे क्या देश नहीं चलेगा? कौन चलाएगा? तो जो पीछे लोग हैं, तो जो पीछे लोग हैं उनमें से एक दावेदार राहुल जी भी हो सकते हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की है, देश की समस्याओं को समझ रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, परख रहे हैं, कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हमारे हिसाब से हो सकती है। तो देश में प्रधानमंत्री पद की और देश को संभालने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये इन लोगों ने कैप्चर कर लिया, कब्जा जमा लिया है, और कोई दूसरा नाम उभरने ना पाए, इसलिए मोदी नहीं तो और कौन, मोदी नहीं तो और कौन है? बहुत सारे नाम है ऐसे, बहुत सारे अननोन नेम है।
आज इतने अलग अलग राज्यों में ये कोई नया नया सीएम बना देते हैं जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, कहीं से उठा के लेके झाड़ पोंछ के आ जाओ तुम, चलो सीएम, हाँ आज से तुम सीएम। अच्छा मैं सीएम, मैं तो अच्छा मैं सीएम कर लूंगा मैं, हाँ नहीं नहीं तुम कर लो जाओ। तो जब सीएम किसी स्टेट का कहीं से झाड़ पोंछ के कहीं से निकाल करके चिराग घिस करके निकाल देते हैं, तो राहुल गांधी जी में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम क्या है? तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये लोग क्रिएट करते हैं, उनके वीडियोस, उनकी बातचीत एडिट वेडिट करके। वो क्यों राहुल जी के पीछे पड़े रहते हैं ये लोग? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं तो खतरा होगा कि ये आदमी भविष्य में चीजें ये हमारे सामने खड़ा हो सकता है, हमें टक्कर दे सकता है। तो जब जो टक्कर दे सकता है उसको डैमेज करो, उसकी इमेज को खराब करो, उसके वीडियो एडिट करो, उसने क्या कहा था क्या नहीं कहा था उसका अलग चलाओ, उसको एक नाम दे दो, उसको ये कर, जितना डैमेज। मतलब पार्टी या कोई लीडर अपनी इमेज चमकाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करता है, यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए सामने वाले की इमेज को डैमेज करने के लिए खर्च किए गए, ताकि जब सामने वाले की इमेज डैमेज होगी तो हमारी इमेज ऑटोमेटिक ये बनी रहेगी। तो ऐसा नहीं है। आप जब उनको मौका देंगे, जब वो सामने आएंगे, 14 के पहले पूरा देश क्या कोई जानता था मोदी जी को? कितने लोग जानते थे देश में? जानते नहीं थे कोई कर। इन्होंने अपना प्रमोशन चीजें मार्केटिंग चूना उना लगा के पोत पात करके एकदम प्रचंड, भाइयों पहनो और ये मैं डॉलर कटाओ, महंगाई का माँ, और ये कर दूंगा, महंगाई ऐसा नहीं होती है, ये नहीं होता, डॉलर रुपया वहीं उसी देश का गिरता जहाँ का पता, सब पूरा मैंने ये करके आ गया। अब वो आ गए तो ऐसे दूसरे लोग भी आ सकते हैं। इनको तो देश जान रहा है, देख रहा है, देश जुड़ा हुआ है, उनके साथ नहीं जुड़ा था 2014 के पहले तक, कोई नहीं जानता था। तो अगर आप उस लेवल पे कंपेयर करेंगे तो अखिलेश यादव जी एक यूथ हैं, देश की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो भी एक कैंडिडेट है, और राहुल जी एक कैंडिडेट हैं, ममता जी कैंडिडेट, और दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनका एकदम से रैंडम नाम लेना ये है, लेकिन देश में काबिल लोगों की कमी नहीं है। अच्छा, आपने नाम सारे ऐसे लिए हैं जिनको लेकर लगातार यही चर्चा चलती रहती है कि प्रधानमंत्री की रेस में कौन है। इंडिया गठबंधन में फूट की वजह बताई जाती है कि हर कोई आगे आना चाहता है, कौन फेस होगा। आपने वही सारे नाम गिनवा दिए, ममता जी, अखिलेश जी, राहुल गांधी जी। नहीं, मैं नाम इसलिए गिना रहा हूँ, मैं किसी वजह से रेस और फलाना डिमाका इसकी वजह से नहीं गिना रहा हूँ। मैं ममता दीदी को लाइक करता हूँ। मैं इंदिरा जी थी, एक अच्छे बुरे निर्णय सत्ता शासन में तमाम लोगों ने लिए हैं, है ना। नोटबंदी का निर्णय क्या बहुत अच्छा निर्णय था? नहीं अच्छा निर्णय था, नहीं अच्छा निर्णय कहा जा सकता है। बहुत नुकसान हुआ, बहुत तकलीफें हुई। तो ऐसे ही जो इमरजेंसी का निर्णय था, आज भी इंदिरा जी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो कुछ ना कुछ गलत अच्छी बुरी चीज़ें होती है, लेकिन ममता बनर्जी जी एक फायर ब्रांड लीडर है, और वो दुनिया के सामने खड़े होकर के डट करके मुकाबला करना जानती हैं, बोलती हैं, हिंदी भी अपने हिसाब से बढ़िया बोलती हैं, इंग्लिश बोलती हैं, बांग्ला बोलती हैं, निडर होकर के, और उनकी सादा जीवन, उच्च विचार, साधारण सी चप्पल, एक सूती धोती साड़ी पहन करके, तो उनके अंदर एक जज्बा है। अखिलेश यादव जी, उनकी एक जर्नी है, उन्होंने बहुत कुछ किया, एक बड़े सूबे का प्रतिनिधित्व किया है। आज इतने बड़े सूबे में ऐसे माहौल में उन्होंने सत्ता पक्ष को रोक के रखा। वहां पर राहुल जी ने पूरे देश की यात्रा की। तो बात ये नहीं, ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, ऐसे आप थोड़ी देर बात करेंगे, मैं 10 20 25 नाम और गिना दूंगा मैं। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष में कमजोर लोग हैं, विपक्ष में भी, कहने का मतलब है, एक से एक मजबूत लोग हैं। अच्छा, कभी इन नामों में राजीव जी का नाम शामिल होगा? क्या आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे? कहीं से कोई कभी चुनाव लड़ने की मंशा कुछ है? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जो है, तो फिलहाल तो मतलब ये है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे बहुत खुश हूँ, और बहुत सारे जो विपक्ष में इतने सारे लोग हैं, तो मैं सबके साथ हूँ मैं। और राजनीति में क्या होता है, किसी एक पार्टी एक दल के साथ अगर आप ये करते हैं तो आप बंध के रह जाते हैं। मेरा एक वो मानना है कि बंधना, ये करना, वो हम आज़ाद परिंदे हैं हम लोग, है ना। तो हम सिस्टम के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और मुझे लगता है मैं देश के साथ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। मैं न्यायप्रिय तरीके से कर पा रहा हूँ, अपने आप के साथ जस्टिफाई कर पा रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले मैं कॉमेडी सर्कस करता था, लाफ्टर चैलेंज करता था,
है ना, दूसरे शोज करता था, फिर मैं पॉलिटिकल सटायर का हर शाख पे उल्लू बैठा है वो किया, फिर मैं ये करने लगा। तो समय के साथ, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें, सिनेरियो बदलता है। तो नियर फ्यूचर के सिनेरियो में पता नहीं, मैं फिल्में प्रोड्यूस करूँगा, फिल्में डायरेक्ट करूँगा, या कहीं कुछ ऐसा टाइम आ गया कि मुझे हो सकता है ग्राउंड पे उतरना पड़े। तो नियर फ्यूचर में जो होगा उसको देखेंगे। हमारी कोई ऐसी प्लानिंग या ऐसा कुछ नहीं है अभी। अच्छा, मंशा ऐसी कुछ नहीं है। अगर आपके करियर की हम बात करें एज अ कॉमेडियन, एज तो किन प्लेटफॉर्म्स पर अब हम आपको देखेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं राजीव जी? आप मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक है ना, हाँ, बगैर किसी स्टैम्पेड के, कि बगैर किसी भगदड़ के देख सकते हैं। मेरी अभी मैं 3, ये स्टैम्पीड का ही एक और सटायर तो नहीं है? देखिए आप समझ रही हैं, इतना काफ़ी है। हाँ, सटायर को ओपन नहीं किया जाता है। तो मैं काम कर रहा हूँ। मेरी अभी 3 वेब सीरीज़ हैं जो अभी बैक टू बैक हैं अभी। तो एक हमारी अभी रिलीज़ होने वाली है, एक की शूटिंग कंप्लीट की है, एक की शूटिंग शुरू होने वाली है, और एक शो मैं लिख रहा हूँ। हाँ, वो शो भी इत्तेफाक से यही ह्यूमर और सटायर का शो है जो मैं पहले किया करता था। तो वो भी शो जल्दी शुरू होने वाला है। और बाकी मैं अपनी बुक्स लिख रहा हूँ, और ये कंटेम्प्रेरी सटायर करता रहता हूँ। तो मैं 30 दिन अपने काम में, चीज़ों में बिजी रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, लाइव शोज़ के लिए मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, यूट्यूब चैनल पे आप अपने वीडियोस बनाते हैं। ये जो सोशल मीडिया है, इसके रोल पर आप क्या कहेंगे? चाहे वो देश को आगे ले जाना हो, मुद्दों पर बात करनी हो, सरकार के बारे में, विपक्ष के बारे में, व्हाट, वेयर डज सोशल मीडिया स्टैंड इन टुडेज वर्ल्ड? कहाँ देख रहे हैं? ये अच्छा है, बुरा है, क्या है? अच्छा भी है, बुरा भी है। सम टाइम बुरा और घटियापन का रेशियो ज़्यादा हो रहा है। घटियापन मैं बोल रहा हूँ। एक तो आपने बुरा बोला, बुरा के साथ साथ घटिया। घटिया ये होता है कि वहाँ जो आप बोलते हैं ना कि मैंने कहा बंटवारा, तो बंटवारा आप सोशल मीडिया में बराबर देख सकते हैं। आप कोई छोटी सी पोस्ट करिए आप, है ना, तो छोटी सी पोस्ट करते हैं तो उस पक्ष के भी आते हैं, इस पक्ष के भी लोग आते हैं। और लोग सोशल मीडिया को आज इस लेवल पे गंदा कर दिया है कि सीधे लोग गंदी गंदी अब्यूजिव लैंग्वेज में और चीज़ें, और किसी किसी का गंदा गंदा मीम बना करके, चूँकि सत्ता पक्ष के लोग हैं, जल्दी कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर। विपक्षियों के बारे में देखते हैं, सोनिया जी एक सीनियर महिला है, आप बाकी सब छोड़ दीजिए कौन है वो, एक महिला तो है, एक विडो है वो। इतना तो इस देश में किसी महिला और विडो का सम्मान तो होना चाहिए। उनके बारे में किस कदर जो है गलत गलत चीज़ें उनके बारे में बोली जाती मीज़ में, तो कितना बुरा है ना। तो ये वहाँ पर बुराइयों का जमावड़ा ज़्यादा होता जा रहा है। और नो डाउट अच्छी बातें भी, बहुत सारी जो बातें इधर उधर छिप जाती हैं, छिपा दी जाती हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही वो उजागर भी हो रही हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ही आपकी बात दूर तक जा रही है। तो ये भी है, सोशल मीडिया के जरिए ही कुछ लोग अपने एजेंडे को भी चला देते हैं, झूठ को भी फैला देते हैं। तो एज वेल एज सच, झूठ, अच्छा बुरा, ये उसका मिश्रण है। ये कहीं राजनीति में दखल हो रहा है, सोशल मीडिया से मत बन रहा है लोगों का, आपको लग रहा है सोशल मीडिया इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल? कुछ न कुछ हद तक तो हर चीज़ में दखल तो दे ही रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी अपनी बातें रख रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर होगा। जो बहुत सारी एजेंसीज होंगी उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि इसका भी असर कहीं ना कहीं निचले स्तर पे जाता है। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्यों बोली जाती है? व्हाट्सएप से आप कोई झूठ सच्चा नीचे तक फैला दो, गाँव खेड़े तक, दूसरा आदमी मानते ही नहीं। अभी मैं एक ऑटो रिक्शा में आ रहा था, तो ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हैं आज भी? मैं ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करता हूँ, मैं पैदल भी ट्रेवल करता हूँ मैं, और सम टाइम मैं कभी बाइक वाइक से भी ट्रेवल करता हूँ मैं। हाँ, मैं अपनी गाड़ी काफ़ी दिन तक नहीं भी निकालता हूँ मैं। तो मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो उस ऑटो वाले से मैं बात कर रहा था, तो कहने लगा कि नहीं नहीं, अरे राहुल गांधी का क्या है, वो तो विदेश भाग जाता है। हाँ, अभी देखो चुनाव ये वो विदेश भाग गया। तो हमने कहा कहाँ, कब विदेश भाग गए? चीज़ें हमने को तो कल यहाँ पर थे फलाई जगह। अरे नहीं नहीं चीज़ें, अब मोदी जी ने देखो दुनिया में कितना नाम करने का। हमने कहाँ नाम कर दिया, कौन से कंट्री में? नहीं नहीं, पहले इतना नाम थोड़ी था। ये एक सोशल मीडिया का एलिमेंट है। जिन्होंने मतलब अपने शहर मोहल्ले के अलावा कोई दूसरा स्टेट नहीं देखा है, दूसरा शहर नहीं देखा है, दूसरा देश तो जाने दीजिए, वो कहता है कि दुनिया में मोदी जी के आने से बड़ा नाम हो गया है।
मैं 25-30 साल से ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल कर रहा हूँ। मैंने 45-50 देशों की यात्रा की है, जाता हूँ, देखता हूँ, मिलता हूँ। तो जो पहले था आज भी, पहले भी इज्जत थी, आज भी इज्जत है, बहुत सारी चीजें हैं। और बाकी जो चेंजेस हुए हैं वो टाइम के चेंजेस हैं। वो टाइम, दुनिया बदल रही है, उतने चेंजेस हैं। लेकिन ये छोटे छोटे मैसेज लोगों के व्हाट्सएप तक पहुंचा दिया गया है। मोदी जी का कंट्रीब्यूशन नहीं मानते आप? नहीं, बात मोदी जी के कंट्रीब्यूशन की नहीं हो ना हो, लेकिन एक जो छोटा आदमी जिसका रिक्शे वाला है, जिसको इसका कोई लेना देना नहीं है, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि दुनिया में नाम इन्होंने किया है। क्या किया है, कितना किया है नहीं किया है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने किया है। तो ये दुरुपयोग भी है भाई। अगर किया है तो क्या किया है वो भी तो मालूम होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी, हमें समय दिया आपने। तो राजीव जी वो शख्सियत हैं जो मैंने शुरुआत में भी कहा, हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी, लेकिन किसी भी सरकार को नहीं बख्शेंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बख्शेंगे। राजीव जी वो शख्सियत हैं। आज हमने बात पॉलिटिकल सिनेरियो पे की, देश के मौजूदा परिस्थितियों पर की। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। दिल्ली से मैं नितीशा बंसल, कैमरा पर्सन राहुल तिवारी के साथ।